हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज हमारी जीएसटी की पहली क्लास है, जो कि रिलेवेंट है फॉर मई 24 एग्ज़ाम। हाउएवर, जिनका अटेम्प्ट नवंबर 24 है वो भी इस क्लास को रेफर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन नवंबर 24 के लिए हम अलग से जीएसटी का बैच लेके आएंगे। ओके। ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास जीएसटी की। हाउएवर, जीएसटी को समझने से पहले हम समझते हैं टैक्स क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को। तो इसको सिंपली हम समझते हैं, जैसे हमें घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। घर के खर्चे होते हैं। कैसे निकलेगी, जब घर में इनकम आएगी तभी तो उसके खर्चे निकलेंगे। हाँ सर। वैसे ही गवर्नमेंट को भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं सोसाइटी वेलफेयर के लिए, जैसे रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, मेट्रो के प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप, फ्री में हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आएंगे। गवर्नमेंट के पास फंड्स कहाँ से आएंगे। तो गवर्नमेंट इसीलिए इसीलिए हमसे टैक्स रिकवर करती है। जो टैक्सेस हैं वो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, हमसे टैक्स लेके गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करती है, प्लस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये सब ओपन करती है। ठीक है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट को इनकम चाहिए, और इनकम एज अ टैक्स वो हमसे रिकवर करती है। ओके। ओके सर। अब टैक्स सर कितने टाइप के होते हैं। टैक्स का मतलब समझ गए हम। टैक्स मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। अब सर टैक्स कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा टैक्स होता है ये दो टाइप के होते हैं आपके। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में डिफरेंस पता है। नहीं सर, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, ठीक है, हमें चेक करना है जो पर्सन है, जो टैक्स का लेवी है, एंड बर्डन, दोनों अगर सेम पर्सन पे है तो हम उसको बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। माने सर, जिसके ऊपर टैक्स लगा उसका अल्टीमेट बर्डन भी अगर वही बियर कर रहा है, उसी की जेब से पैसा जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, जिसकी इनकम है इनकम टैक्स भी उसी को पे करना पड़ता है। मेरी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स भी मुझे ही अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप के टैक्स है जिस पे लेवी और बर्डन दोनों सेम पर्सन के ऊपर है, उस केस में उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। ठीक है सर, हम इसमें बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लगा उसी को उसका बर्डन बियर करना है। ओके। ओके सर। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है सर, इसमें लेवी एक पर्सन के ऊपर होता है। लेवी मतलब लगता। ठीक है, वन पर्सन के ऊपर लगता है, और ये पर्सन क्या करता है, उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है किसी और पे, किसी और पर्सन के ऊपर। इस टाइप के टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जहां पे जिसके ऊपर टैक्स लगा वो क्या करेगा, उस टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देता है। इस टाइप के टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे लेवी और बर्डन दोनों अलग अलग पर्सन बियर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं। ठीक है। तो आपने कभी चेक किया है उस सामान के साथ एक कंपोनेंट भी बिल में ऐड होके आता है क्या, जीएसटी। जीएसटी आप सामान के साथ साथ उस पे जीएसटी भी उसको पे कर रहे हो। ओके। ओके सर। तो लगा किसके ऊपर, जिस शॉप से हम वो सामान खरीद के लाए हैं, जिस शॉप से हम सामान खरीद के लाए हैं, जीएसटी तो इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर एप्लीकेबल है। बट ये क्या कर रहा है,
ये क्या कर रहा है, उसका बर्डन शिफ्ट कर दे रहा है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर पे किसकी जेब से पैसा निकलवा रहा है, कंज्यूमर से पैसा ले रहा है। ओके, मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान है, उस पर जीएसटी मान लीजिए 5% लग रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए जो सामान है, हाँ सर, उसका प्राइस है 100 रुपये, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 5%। तो 100 रुपये का 5% कितना हो गया, 5 रुपये, टोटल 105 रुपये। ठीक है, ये क्या करेगा, हमें 105 रुपये में देगा। हाँ सर, इसमें से 105 में से 100 रुपये ये अपनी जेब में रखेगा। ठीक है, और जो 5 रुपये है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा एज अ जीएसटी, एज अ जीएसटी। तो इसकी इनकम कितनी हुई, 100 रुपये। 105 रुपये मिले, 100 रुपये उसमें से इसने अपनी जेब में रख लिए, और जो बाकी 5 रुपये बचे वो उसने गवर्नमेंट को जमा कर दिए। ओके, ओके सर। तो इसमें क्या देखा आपने, क्या किया इसने, इसने अपना बर्डन जो 5 रुपये का जीएसटी था वो किससे रिकवर किया सर, बायर से, अपने अपने कस्टमर से रिकवर, वो किया इसने, रिकवर किया। ओके, ओके सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, या बर्गर किंग, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, कहीं भी जाते हैं खाने के लिए, तो जब बिल आता है, बिल देखिएगा आप। अब जैसे पिज़्ज़ा है, मान लीजिए 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाया हमने, उसके साथ जीएसटी लग के आता है 5%, मतलब 50 रुपये। टोटल बिल हो जाता है हमारा 1050 रुपये। ओके, लगा किसके ऊपर है, जो सर शॉप है, मान लीजिए पिज़्ज़ा हट है तो पिज़्ज़ा हट के ऊपर लगा कि आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट ये क्या कर रहा है, अपना बर्डन रिकवर किससे कर रहा है, 50 रुपये अपने कस्टमर से, लगा किसके ऊपर, पिज़्ज़ा हट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये किसी और पे अपना बर्डन शिफ्ट कर दे रहा है। तो इस टाइप के टैक्स को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमसे कितना रिकवर करेगा, 1050 रुपये, उसमें से 1000 रुपये ये अपनी जेब में रखेगा और 50 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ओके, तो इस टाइप के टैक्स को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे लगा एक पर्सन के ऊपर है, बट वो अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो ये हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। जिसके ऊपर लगता है वो अपने इनवॉइस में लगाएगा, और जिसको सेल कर रहा है सामान, जिसको सेल कर रहा है उससे रिकवर करके गवर्नमेंट को उतना जीएसटी पे करेगा। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। बिल्कुल सर। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी की जर्नी कैसी थी, ये हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, जीएसटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, फिर कब कब क्या क्या चीज़ें हुई, फिर एक्ट कैसे बना, ये सब हमें मोटा मोटी पता होना चाहिए एज अ सीए स्टूडेंट। तो सन 2000 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर को जीएसटी का कॉन्सेप्ट लगा कि हाँ, इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक कमिटी फॉर्म करी। ठीक है, 2003 में, सन 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई, एक छोटी सी टास्क फोर्स, जैसे पुलिस वगैरह में होती है वैसे ही एक कमेटी बनाई, कमेटी मान के चलिए, और उनको बोला कि आप स्टडी करके बताइए हमें कि जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्टडी की और 2004 में बताया, स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि जीएसटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए। 2006-07 के बजट में, जो उस टाइम पे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम जी, उन्होंने उन्होंने बोला कि जो हमारा जीएसटी है 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें करना था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। क्या करना था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था। इसीलिए, इसी वजह से जीएसटी इतना डिले होता चला गया, बहुत सारी डेडलाइन मिस हो गई, डेडलाइन बनती गई, हमेशा ये आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, एनडीए गवर्नमेंट आई 2014 में, तो दोबारा से जीएसटी का जो मोमेंटम था दोबारा से गेन करना कि हाँ, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है।
तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था। उसके लिए क्या था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए बिल लेके आए 2014 पार्लियामेंट में, 19 दिसंबर 2014 को। लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने पास किया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस पर 8 सितंबर 2016 को उस पर साइन कर दिया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया, और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 27 मार्च 2017 को गवर्नमेंट मॉडल जीएसटी एक्ट लेके आई। सेंट्रल जीएसटी बिल 2017, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल 2017 एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल 2017 एंड कंपनसेशन सेस 2017। अब क्या चीज़ें हैं, अभी डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो जीएसटी बिल लेके आई। उसके बाद लोकसभा ने उसको पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन किए 12 अप्रैल 2017 को, और वो बिल एक्ट बन गया। सारे स्टेट ने अपने रिस्पेक्टिव जीएसटी, जो स्टेट से रिलेटेड जीएसटी एक्ट थे, वो पास करे। यूनियन टेरिटरी ने अपने पास किए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बाकी ऑल ओवर इंडिया वोल ऑफ इंडिया जो हमारा जीएसटी था वो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हो गया, एक्सेप्ट J&K, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। जम्मू एंड कश्मीर में ये 8 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ। तो आज के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लगता है। ओके, ओके सर। तो सर जीएसटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जीएसटी हमसे पहले भी बहुत सारी कंट्रियों ने अडॉप्ट कर रखा था। सबसे पहली कंट्री जो थी जिसने जीएसटी अडॉप्ट किया था वो थी फ्रांस, जो कि 1954 में इसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। आज के टाइम पे 160 कंट्री से ज़्यादा के पास उनकी कंट्रीज में जीएसटी इम्प्लीमेंटेड है। ज़्यादातर में यूनिफाइड जीएसटी है, बट कुछ कंट्रीज में जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे ड्यूअल जीएसटी चलता है। मतलब सेम ट्रांजैक्शन पे आपका सेंट्रल का भी टैक्स भी लेवी होगा और स्टेट का भी लेवी होता है। अब कैसे होता है अभी समझेंगे हम लोग। ओके, ओके सर। तो ये थी हमारी एक जर्नी जीएसटी के इंडिया में कैसे हुआ। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी कि जीएसटी है क्या और क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो मुझे आप 5 मिनट दीजिए, पहले हम आराम से समझते हैं जीएसटी है क्या, जीएसटी से पहले क्या होता था, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ। उसके बाद हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। ओके, ओके सर। तो हम पहले डिस्कस करते हैं बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, हम मोटा मोटी डिस्कस करते हैं। पहली थी एक्साइज ड्यूटी जो कि लगती थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे। उसके बाद था हमारा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ये लगता था हमारा सर्विसेज पे। उसके बाद था हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि लगता था इंटर स्टेट सेल्स एंड परचेज पे। ठीक है, ठीक है सर। ये सारे टैक्सेस थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद स्टेट की बात करते हैं। वैट लगता था इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज पे।
फिर आपका एंट्री टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था आपका, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। तो अब देखिए कोई पर्सन है, अब इतने सारे टैक्सेस हैं, सबके प्रोसीजर भी अलग अलग हैं। एक्साइज ड्यूटी के लिए हमें टैक्सेबल इवेंट देखना है, मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद सर्विस टैक्स के लिए सर्विसेज देखनी है। सेंट्रल सेल टैक्स के लिए इंटर स्टेट सेल है तो उस पर सीएसटी लगेगा। वैट के लिए जो विथ इन स्टेट सेल परचेज हो रहा है उस पर वैट लगेगा। तो बहुत सारे टैक्सेस थे और बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट भी थे, और खासकर एक्साइज ड्यूटी, इसमें इतने सारे रूल थे हमारे टाइम पे जब था, तो हम इसके रूल पढ़ पढ़ के पागल हो गए थे। रूल पढ़ पढ़ के वैल्यूएशन रूल अलग, सैनवेट रूल अलग, और ऐसा था कि आपका सारे रूल आपस में जब लास्ट डे एग्जाम का था, एग्जाम से एक दिन पहले सारे मिक्स हो गए, इतने सारे रूल थे। तो सारे टैक्सेस के अलग अलग इवेंट थे आपके। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था इन टैक्सेस का, कि हम इनको आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। हम इनको आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। मान लीजिए जो वैट है, या सिंपली बात कीजिए जो सेंट्रल टैक्स पे किया हमने, उसका क्रेडिट हम स्टेट टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा। ठीक है, आपस में इनको सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो टैक्स हमने सेंट्रल को दिया है उसका क्रेडिट हम वैट में नहीं ले सकते, और वैट का क्रेडिट हम एक्साइज में नहीं ले सकते, ना सर्विस टैक्स में ले सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रहा था आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रहा था, और प्राइसेस गुड्स के बढ़ रहे थे। प्लस असेसी परेशान रहता था, जो टैक्स पेयर है वो परेशान रहता था एक ही चीज़ के लिए, कभी वो एक्साइज ड्यूटी के चक्कर, एक्साइज डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है, कभी वैट डिपार्टमेंट के लिए जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ करती थी उस टाइम पे। ओके, ओके सर। उसके बाद उसके बाद हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट लेके आए। जीएसटी के अंदर क्या था, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ। जो जीएसटी है हमारा एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स है मतलब सर, जब जब वैल्यू एडिशन होगा, जब जब वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे हमारा टैक्स लग के चलेगा, और जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा उसका बर्डन वो बियर करेगा। ओके, ओके सर। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। ठीक है, इन्होंने सेल करा मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को, एक ही प्रोडक्ट। ठीक है, 100 रुपये का था, मान लीजिए उस पर जीएसटी का रेट है 18 रुपये, 18%। तो 18 रुपये जीएसटी लग गया। हाँ सर, 118 रुपये इससे ये रिसीव कर लेगा। हाँ सर, ठीक है, 100 रुपये अपनी जेब में रखेगा और 18 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड। इनकम गवर्नमेंट, तो 100 रुपये इसकी इनकम हो गई और 18 रुपये गवर्नमेंट को चले गए। कोई कन्फ्यूजन नहीं सर। अब मान लीजिए मिस्टर बी क्या करता है, उसी प्रोडक्ट को 200 रुपये में सेल करता है। कितने में सेल करता है, 200 रुपये में। अब जीएसटी लगाइए 18% पे, कितना हो गया सर, 36 रुपया, 236 रुपये। मिस्टर बी वही प्रोडक्ट इसने 100 में सेल किया था इसको, मिस्टर बी मिस्टर सी को 200 में सेल कर रहा है। कितने का वैल्यू एडिशन हुआ सर, 100 रुपये का। 100 रुपये का खरीद के लाया था, अब 100 रुपये का
वैल्यू एडिशन करके 200 में बेच रहा है। ठीक है, तो मिस्टर सी इसको कितना पेमेंट करेगा सर? 236 रुपये। मिस्टर बी क्या करेगा? 200 रुपये अपनी जेब में रखेगा और 36 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देगा। गवर्नमेंट को पे कर देगा, लेकिन लेकिन जो उसने परचेज पे टैक्स दे रखा है 18 रुपये, 18 रुपये जो इसने इसको टैक्स दे रखा है उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा। जो परचेज पे उसने 18 रुपये पे कर रखे हैं उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो 36 में से 18 गए, 18 रुपये आए, ये इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो 18 रुपये इसने परचेज पे जीएसटी पे कर रखा होगा मिस्टर ए को, उसका ये क्रेडिट ले लेगा। 36 रुपये इसको पे करना था और परचेज पे 18 रुपये उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो जो डिफरेंस है 18 रुपये का वो गवर्नमेंट को इसको पे करना पड़ेगा। ओके ओके सर, अब आगे चलते हैं। अब मिस्टर सी क्या करता है? मिस्टर सी इसको सेल करता है 300 रुपये में मिस्टर डी को। ये है अल्टीमेट कंज्यूमर। ये है अल्टीमेट कंज्यूमर। जीएसटी कितना लगा? 18%। कितना हो गया? 54 रुपये। टोटल कितना हो गया? 354 रुपये। मिस्टर डी जो कंज्यूमर है मिस्टर सी को कितना देगा? 354 रुपये देगा। ठीक है, ठीक है सर। 300 रुपये इसकी इनकम हो गई। हाँ सर। और 54 रुपीज़ इसको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। 54 रुपीज़ इसको गवर्नमेंट को पे करना, लेकिन लेकिन उसमें से 36 रुपये वो ऑलरेडी परचेज पे मिस्टर बी को पे कर चुका है, तो 36 रुपये का इसको क्रेडिट मिल जाएगा। 36 रुपये को इसका क्रेडिट मिल जाएगा इसको। तो नेट आया 18 रुपये। तो 18 रुपये ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो सर ऐसे गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो जाएगा सर? कैसे लॉस होगा? देखिए आप, 18 रुपये यहाँ पे मिले, 18 रुपये यहाँ पे मिले, 18 रुपये यहाँ पे मिले, तो 300 रुपये की चीज़ पे गवर्नमेंट को कितना मिल गया? 18 + 18 + 18, 54 रुपये गवर्नमेंट को मिल गया। ठीक है, ठीक है सर। तो अल्टीमेट इसका बर्डन किसने बियर किया? मिस्टर डी ने। उसकी जेब से 54 रुपये गए। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अब इससे फायदा क्या है? फायदा समझिए। मान लीजिए ये जो 18 रुपये है, ठीक है, 18 रुपये का इसको क्रेडिट नहीं मिलता। 18 रुपये का इसको क्रेडिट नहीं मिलता, जो ये 100 रुपये खरीद के लेके आया है। ठीक है, मान लीजिए 18 रुपये का इसको क्रेडिट नहीं मिलता, तो कॉस्ट कितनी बन जाती मिस्टर बी के लिए? मान लीजिए मिस्टर बी खरीद के लाया 100 रुपये प्लस जीएसटी पे किया इसने 18 रुपये, 118 रुपये दिए इसने। मान लीजिए 18 रुपये का क्रेडिट नहीं मिलता मिस्टर बी को, तो 18 रुपये का क्या होता सर? ये कॉस्ट का पार्ट बन जाता। क्या बन जाता? कॉस्ट का पार्ट बन जाता, और उतने से 18 रुपये से हमारी मिस्टर बी की कॉस्ट बढ़ जाती। कॉस्ट बढ़ती तो सेल प्राइस बढ़ जाता। बट बट क्योंकि इसको क्रेडिट मिल गया, इससे क्या हो गया? जो गुड्स का प्राइस है वो कम हो गया आपका। अदरवाइज क्या होता? अगर इसको क्रेडिट नहीं मिलता इस 18 रुपये का, तो 18 रुपये से इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाता, उसकी वजह से सेल प्राइस बढ़ता, और ये सामान पहुंचते पहुंचते मिस्टर डी तक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता। तो जीएसटी हमारा क्या है सर? जीएसटी हमारा एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, जब जब वैल्यू ऐड होगी तब तब उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा। ओके ओके सर। और जो उसने परचेज पे टैक्स दे रखा होगा उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके जी सर। जीएसटी जो है वो हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब सर जहाँ पे प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूम हो रहा है या सर्विसेज जहाँ फाइनली कंज्यूम हो रही है जिस स्टेट में, उसका रेवेन्यू उसको जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए दिल्ली के हैं, ठीक है सर। इन्होंने कोई प्रोडक्ट
सेल करी मिस्टर बी को, जो कि है हरियाणा में। ठीक है, फिर इसने मिस्टर बी ने क्या किया, कंज्यूमर को सेल किया जो कि है हरियाणा में। ठीक है, तो कंज्यूमर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब है जहां पे फाइनली गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं जिस स्टेट में, उस प्रोडक्ट का जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी जीएसटी है, उस स्टेट को जाएगा। इस केस में जैसे कि फाइनल कंज्यूम कहाँ हो रहा है, सर हरियाणा में। हरियाणा में फाइनली कंज्यूम हो रहा है, हाँ सर। तो जीएसटी का रेवेन्यू कहाँ जाएगा, हरियाणा में जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए, तो मोटा मोटी हमें अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट पता है कि जीएसटी लगता कैसे है और कौन सा ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो क्या बोल लोगे आप, सर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट निकला है, जहाँ पे फाइनली कंज्यूम होगा जिस स्टेट में, वहाँ पे वो टैक्स लगेगा आपका। ओके, ओके सर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन सप्लाई। बाकी सब जो टैक्सेस थे हमारे जीएसटी से पहले, जैसे एक्साइज ड्यूटी कब लगता था, सर मैन्युफैक्चरिंग पे। अब मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ करती थी उस टाइम पे। मैन्युफैक्चरिंग माने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जिससे कोई नया यूज़ निकल के आ जाएगा और हम उस पर कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ठीक है सर। सर्विस टैक्स सर्विसेज के ऊपर लगता था। सेंट्रल सेल टैक्स इंटर स्टेट सेल परचेज के ऊपर लगता था। वैट इंटर स्टेट सेल परचेज के ऊपर लगता था। बट जीएसटी में सबको एक कर दिया गया, बोला गया कि जीएसटी लगेगा ऑन द सप्लाई, ऑन द सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी हो। ठीक है, उसके ऊपर हमारा जीएसटी लग के चलेगा। तो जीएसटी हमारा एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि लगेगा सप्लाई के ऊपर। GST offer comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer point of service provided point up to the retailer level, consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, हर हर स्टेज पे क्या हो रहा था, जितना वैल्यू ऐड हो रहा था उतने के ऊपर टैक्स लग रहा था, और फाइनली उसका बर्डन कौन बियर कर रहा था, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसकी जेब से पैसा जा रहा था, अल्टीमेट बर्डन उसको बियर करना पड़ रहा था। ओनली द फाइनल कंज्यूमर बियर द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर इन द सप्लाई चेन विद द सेट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। नीड फॉर जीएसटी, जीएसटी की नीड क्यों थी, जैसे कि हमने देखा बहुत सारे टैक्सेस थे पहले, बहुत सारे टैक्सेस थे, उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन माने सर, फॉर एग्जांपल पहले एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट करके हुआ करता था एक सर्विस, अभी भी होता है सर, बिल्कुल। वर्क कॉन्ट्रैक्ट करके सर्विस होती थी जिसमें आपका लेबर प्लस मटेरियल यूज हो रहा है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लेबर और मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसको हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। तो पहले क्या होता था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था, क्योंकि कंफ्यूजन थी कि ये गुड्स है कि सर्विसेज है, समझ में नहीं आता था। तो इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था आपका, जो कि सेंट्रल टैक्स था, और वैट भी लगता था जो कि स्टेट टैक्स था। तो सेम आपका सर्विस बोलो या जॉब बोलो, गुड्स बोलो, जो भी बोलो, उसके ऊपर क्या होता था, डबल टैक्सेशन, दो दो टैक्स लग रहे हैं आपके सेम सेम सर्विस के ऊपर। तो ये चीज़ें
जीएसटी में ख़त्म हो गई। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई कि सब कुछ को मर्ज कर दिया इन्होंने, तो ये एक चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरी, कैस्केडिंग इफेक्ट। ये क्या होता है सर? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्सेस। टैक्स ऑन टैक्सेस मतलब सर, अभी समझते हैं एग्जाम्पल से। पहले क्या होता था? हाँ सर, पहले क्या होता था बताओ। मान लीजिए मिस्टर ए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं। प्री जीएसटी की बात कर रहे हैं हम। बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी क्या होता था? मान लीजिए कोई गुड्स है, उसको मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, तो उसका प्राइस होता था मान लीजिए 100 रुपया, 1000 रुपये ले लीजिए चलिए। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है, मान लीजिए 20% एक्साइज ड्यूटी का रेट है, मान लीजिए। तो 1000 का 20% कितना हो गया सर? 200 रुपये। टोटल कितना हो गया? 1200 रुपये। 1200 रुपये। उसके बाद इसके ऊपर लगता था हमारा वैट। मान लीजिए वैट 10% है, तो वैट कितना लग गया? 120 रुपये। टोटल कितना हो गया? 1320 रुपये। 1320 रुपये। अब ये जो 120 रुपये लगा है, 120 रुपये लगा है वैट, आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो जो 20 रुपया है, 20 रुपया है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है। मतलब एक्साइज ड्यूटी 200 रुपये थी, 200 रुपये के ऊपर भी वैट लग गया है। 20 रुपये, 200 रुपये के ऊपर भी वैट लग गया है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है सर? जो कंज्यूमर है उसको टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि उसको उसको सिर्फ प्राइस के ऊपर टैक्स देना था। लेकिन अब क्या हो रहा है? टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर का बर्डन बढ़ रहा है। ओके, ओके सर। तो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का क्या मतलब है? टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। तो पहला क्या था? डबल टैक्सेशन। दूसरा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। नॉन सेट ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये क्या है सर? इसमें जो सेंट्रल टैक्स थे आपके, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और स्टेट में क्या आ जाता था आपका? वैट। हम इनको आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब सर, मान लीजिए, मान लीजिए मैंने एक्साइज ड्यूटी पे करी, तो उसका क्रेडिट मैं वैट में नहीं ले सकता था, उसका क्रेडिट मैं वैट में नहीं ले सकता। सर्विस टैक्स पे कर रखा है परचेज पे, ठीक है, या सर्विसेज ली किसी से, तो उस सर्विस टैक्स का मैं आउटपुट वैट के लिए क्रेडिट नहीं ले पाता था, एंड वाइस वर्सा। एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा हूँ, तो जो मैंने वैट पे कर रखा है परचेज के ऊपर, उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता था। तो आपस में क्रेडिट नहीं ले पाता था, सेट ऑफ नहीं कर पाता था मैं क्रेडिट को। जैसे अभी हमने देखा क्या कि ए बी को सोल्ड कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो क्रेडिट ले रहा है हर जगह। हाँ सर, बट पहले पॉसिबल नहीं था। वैट के अंदर मैं एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता था, और एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के अंदर मैं वैट का क्रेडिट नहीं ले पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था? कॉस्ट बढ़ जाता था। ओके, ओके सर। मल्टीपल टैक्सेस। जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस थे। ये तो मैंने आपको दो चार लिखवाए हैं: एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। तो अब जितने टैक्सेस, टैक्स पेयर उतना ही परेशान, हर चीज़ के लिए इधर से उधर भागता रहे। हर हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म हुआ करते थे, अलग अलग प्रोसीजर हुआ करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट। उसके बाद जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले हर टैक्स लॉ में अपना अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था। एक्साइज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता था, वैट के अंदर सेल्स होता था, सेल एंड परचेज होता था, सर्विस टैक्स के अंदर सर्विस के ऊपर लगता था। तो डिफरेंट
लॉ के अंदर डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे, जबकि जीएसटी के अंदर एक ही टैक्सेबल इवेंट हो गया, क्या? सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स जो भी है। ओके, ओके सर। तो ये हमारी डिफिशेंसी थी पहले के टैक्स में। क्या क्या था? डबल टैक्सेशन, एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका सेंट्रल लेवी भी हो रहा है और स्टेट लेवी भी हो रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है और वैट भी लग रहा है। कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्सेस, नॉन सेट ऑफ ऑफ टैक्स क्रेडिट, एक्साइज और सर्विस टैक्स को मैं वैट से एडजस्ट नहीं कर सकता था और वैट को एक्साइज और सर्विस टैक्स से एडजस्ट नहीं कर पाता था। मल्टीपल टैक्सेस थे आपके, मल्टीपल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट थे। तो ये सारी डिफिशिएंसी थी जीएसटी से पहले। ओके, ओके सर। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसमें क्या है? गुड्स हो और सर्विस हो और बोथ हो, ठीक है। इनका जो सप्लाई है उसको टैक्सेबल इवेंट बना दिया। जब जब सप्लाई होगा उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा आपका। ओके, ओके सर। अब सप्लाई क्या है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो सप्लाई जब जब होगा, गुड्स सर्विस या दोनों का जब जब सप्लाई होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा हमारा। अगर अगर जो सप्लाई है विथ इन स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट, मान लीजिए दिल्ली से दिल्ली है, तो उस केस में हमारा उस पर सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर विथ इन स्टेट है, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई प्रोडक्ट सेल किया, ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा? हमारा सी जीएसटी एंड एस जीएसटी लगेगा। सी जीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट, एस जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी लगेगा। ओके। अब आप देखोगे एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका सी जीएसटी भी लग रहा है और एस जीएसटी भी लग रहा है। जो सी जीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और जो एस जीएसटी है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ड्यूल जीएसटी। एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर दोनों लेवी हो रहे हैं आपके, दोनों इक्वल होते हैं आपके, दोनों आपके इक्वल होते हैं, रेट ऑफ टैक्स दोनों पे इक्वल होता है। तो सीजीएसटी वाला पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और एसजीएसटी वाला पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल किया है। ओके, ओके सर। तो ये था हमारा जहाँ पे विथ इन स्टेट सेल हो रहा है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सप्लाई ले लीजिए। सप्लाई का मतलब अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल के लिए आप सेल मान सकते हो या सर्विसेज प्रोवाइडेड मान सकते हो, ठीक है। तो इंटर स्टेट के केस में मान लीजिए दिल्ली से यूपी में सप्लाई किया, ठीक है। तो उस केस में हमारा लगता है, उस केस में हमारा लगता है आईजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स। ये लगता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर। ओके। जब जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, कहने का मतलब जहाँ भी बॉर्डर आ जाए, जहाँ भी बॉर्डर आ जाए, ठीक है, उस केस में हमारा क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ओके।
इंपोर्ट के केस में भी, इंपोर्ट के केस में भी हमारा आईजीएसटी लग के चलेगा, क्योंकि इंपोर्ट को हम मानते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई मान के चलते हैं। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या लगेगा, हमारा आईजीएसटी लगेगा। ओके ओके सर, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। अब मुझे आप बताइएगा किस पे क्या लगेगा। दिल्ली से, दिल्ली में प्रोडक्ट गया, ठीक है, 100 रुपये का। मान लीजिए जीएसटी का रेट है आपका 18%। तो क्या लगेगा इसके ऊपर, क्या लगेगा इसके ऊपर सर, सी जी एस टी एंड एट जी एस टी लगेगा। क्यों? 9%, 9%। ठीक है, जो भी रेट होगा जीएसटी का उसका हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली से दिल्ली है, विथ इन स्टेट है, इस पर क्या लगेगा, सी जी एस टी और एच जी एस टी लगेगा। तो 9 रुपये ये, 9 रुपये ये, टोटल हो गया आपका 118 रुपये। ओके ओके सर। अब इसने क्या किया, इसको यूपी सेल कर दिया, यूपी सेल कर दिया कितने में, मान लीजिए 200 रुपये में, 200 रुपये में, रेट वही है, 18% है आपका। तो अब यहाँ से जब यूपी गया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, बॉर्डर आ गया बीच में, बॉर्डर आ गया सर, क्या करें, इसके ऊपर लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, और इसके ऊपर लगेगा हमारा आईजीएसटी। तो ये हो जाएगा हमारा 36 रुपये। तो टोटल हो जाएगा हमारा 236 रुपये। ओके ओके सर। तो विथ इन स्टेट है, विथ इन स्टेट है तो क्या लगेगा, सी जी एस टी, एच जी एस टी, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो आई जी एस टी लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ से ये सप्लाई करता है यूपी से, यूपी से यूपी में ही सप्लाई करता है मान लीजिए, कितने में, 300 रुपये में। तो अब क्या लगेगा, यूपी से यूपी में ही सप्लाई कर रहा है, तो सर इस केस में लग जाएगा सी जी एस टी और एच जी एस टी, 9%। तो ये हो गया आपका 300 का 9% निकालिए, 27 रुपये और 27 रुपये, 354 रुपये। ठीक है, तो अगर विथ इन स्टेट सप्लाई हो रही है हमारी, विथ इन स्टेट सप्लाई हो रही है, विथ इन यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रही है, तो उसके इसमें क्या लगेगा, सी जी एस टी लगेगा, या फिर सॉरी सी जी एस टी एंड एच जी एस टी लगेगा। और और इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है, उस केस में, उस केस में क्या लगेगा, हमारा आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज के केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई मान के चलते हैं। ओके ओके सर। उसके बाद हमारा आता है एक यूटी जीएसटी। ये क्या होता है सर, जहां पे सप्लाई विथ इन यूनियन टेरिटरी हो रही है, विथ इन यूटी हो रही है, मतलब यूनियन टेरिटरी के अंदर ही हो रही है, तो उस केस में सीजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लग जाएगा बस। सॉरी, सीजीएसटी वही रहेगा आपका, एचजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यूटी जीएसटी कहाँ लगेगा, अगर विथ इन यूनियन टेरिटरी हमारा सप्लाई हो रहा है। ओके ओके सर। तो उस केस में एचजीएसटी ना लग के यूटी जीएसटी लग जाएगा आपका। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। सी जी एस टी, एच जी एस टी, यू टी जी एस टी एंड आई जी एस टी। जी एस टी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल, मतलब सर
जहाँ पे कंजम्पशन होगा फाइनली उस स्टेट में रेवेन्यू जाएगा। एप्लीकेबल ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। किस पे लगेगा? गुड्स की सप्लाई हो, सर्विसेज की सप्लाई हो, या फिर दोनों की सप्लाई हो। ओके ओके सर। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इट इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। जो हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। यूटी के केस में हमारा एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी आ जाएगा। ओके ओके सर। आईजीएसटी इट इज लेविड ऑन अ इंटर स्टेट सप्लाई। जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है वहाँ पे हमारा क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का जो रेट होता है वो होता है सम इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है, तो आईजीएसटी कितना होगा सर? 18%। ठीक है, ठीक है सर। तो आईजीएसटी का रेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराबर होता है। ओके ओके सर। जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। सीजीएसटी के लिए हमारा सीजीएसटी एक्ट 2017 बना हुआ है। स्टेट जीएसटी के लिए हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट ने अपने अपने एक्ट बना रखे हैं। सेम यूटी जीएसटी के लिए यूटी जीएसटी एक्ट बने हुए हैं। ओके, और आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी एक्ट बना हुआ है। तो सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट 2017 बना हुआ है। सेम यूनियन टेरिटरी विदाउट लिबरेशन, मतलब जहाँ पे विधानसभा नहीं है जिस स्टेट में, जैसे पार्लियामेंट होता है हमारा, ठीक है, वैसे ही स्टेट में भी आपका विधानसभा होता है। तो जिन यूनियन टेरिटरी के अंदर ये नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हमारा यूटी जीएसटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, इन यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहाँ पे हमारा क्या लगेगा? यूटी जीएसटी लगेगा। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ देयर ऑन लिबरेशन, मतलब जहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडुचेरी हैव देयर ऑन जीएसटी लिबरेशन फॉर लिविंग ए जीएसटी। तो इनके केस में, इन यूनियन टेरिटरीज के केस में हमारा यूटी जीएसटी की जगह एच जीएसटी लगता है। ओके ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या चीज़ है सर? चलिए अब हम अपने स्कूल टाइम पे चलते हैं। स्कूल टाइम पे जब हम क्लास में पढ़ते थे, क्लासेस में पढ़ते थे, तो हर क्लास के, मान लीजिए 12th क्लास है तो उसके अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, इस टाइप से सेक्शन बने हुए थे। तो सेक्शन क्यों बनाते थे? जो सेक्शन ए में होते थे वहाँ पे होशियार बच्चे पढ़ते थे, उस सेक्शन में वो होते थे। बी में, ठीक है, एवरेज, जो कम शरारती होते थे, और जो शरारती बच्चे थे वो सारे सेक्शन सी में मिलते थे। तो कोई पूछता था कि कौन से सेक्शन से हो, तो कोई बोलता सेक्शन ए से। कहा अच्छा अच्छा ए से हो, ठीक है जाओ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? नेचर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम सेम हमारा जीएसटी के अंदर भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक एक कोड दे रखा है। एक कोड दे रखा है, जैसे यहाँ पे सेक्शन दे रखा है वहाँ पे एक कोड दे रखा है। जैसे कि स्कूल टाइम पे हमें एक रोल नंबर मिलता था, कैसे अटेंडेंस होती थी? रोल नंबर के थ्रू। यहाँ पे भी सेम कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। वो कोडिंग सिस्टम क्या हेल्प करता है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम। अब गुड्स है तो गुड्स के केस में यूज होता है हमारा एचएसएन कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स, कि किस नेचर का गुड्स है। जैसे हमें बोलते हैं सेक्शन ए का, तो
इंटेलिजेंट होगा, सेक्शन सी मतलब शरारती बच्चा है। तो इससे क्या हेल्प मिलती थी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हेल्प मिलती है HSN से। सेम सर्विसेज के लिए यूज होता है हमारा SSC मतलब सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, सर्विसेज के लिए यूज होता है। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें एक स्कीम आता है जीएसटी के अंदर, कंपोजिशन स्कीम, जो कि छोटे जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल है। इसमें एक टर्नओवर दे रखा है, अगर उस टर्नओवर से कम है आपकी टर्नओवर, ठीक है, जो लॉ में दे रखी है उससे कम टर्नओवर है, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। इसमें बेनिफिट क्या है कि रिटर्न्स कम हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंप्लाइंसेज नहीं होती, सिंपल कंप्लाइंसेज होती हैं, तो आप आराम से अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो। देन रजिस्ट्रेशन, इसमें एक लिमिट दे रखी है कि इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी टर्नओवर हो गई, ठीक है, इस लिमिट से ज़्यादा आपकी टर्नओवर हो गई तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। हाउएवर इसके अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी है, जब इसका रिलेवेंट चैप्टर रहेगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। एग्जेम्पशन, जीएसटी के अंदर बहुत सारी एग्जेम्पशन भी दे रखी हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोसाइटी वेलफेयर, बहुत सारी एग्जेम्पशंस भी हैं, तो वो भी हमें देख के चलना है। ओके ओके सर। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है कि इसमें जो हमने परचेज पे या इनवर्ट सप्लाई पे जो हम ले रहे हैं किसी से, उसके ऊपर जो हमने जीएसटी दे रखा है उसका बिना किसी रोक टोक के हमें क्रेडिट मिल जाएगा जीएसटी के अंदर। ओके ओके सर। जीएसटी कॉमन पोर्टल जो कि है gst.gov.in, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा पोर्टल है ये जीएसटी का। आप अगर रिटर्न फाइल करना चाहो तो 10 मिनट के अंदर रिटर्न फाइल कर दोगे, प्रोवाइडेड आपको सारी डिटेल पता हो कि किस में क्या फाइल करना है। बहुत ही अच्छा पोर्टल है। ओके ओके सर। फिर आता है हमारा जीएसपी एंड एएसपी। ये क्या है सर, जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या होता है सर, इनका क्या काम होता है, जैसे हमारा जीएसटी पोर्टल है, ठीक है, और ये हमारा टैक्सेबल पर्सन है जिसको टैक्स दे पे करना है, इसके बीच में ये आते हैं आपके जीएसपी एंड एएसपी। ये बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। पहले ये अपनी जो भी डिटेल्स हैं सेल और परचेज की, जो भी रिटर्न्स की डिटेल है यहाँ पे अपलोड करेगा, फिर यहाँ से ये डाटा चेक करके पुश करेंगे जीएसटी पोर्टल पे, चेक करके डाटा पुश करते हैं जीएसटी पोर्टल में। अगर कुछ दिक्कत आई तो उसको ये यहीं पे रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, चेंजेस करना। जबकि जीएसटी पोर्टल में थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा। तो जीएसपी एसपी क्या करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं विथ इन जीएसटी पोर्टल एंड टैक्सेबल पर्सन। ओके ओके सर। उसके बाद जीएसटी में एक कंपनसेशन सेस भी करके आता है। ये क्या चीज़ होता है सर, जीएसटी कंपनसेशन का एक एक्ट भी बना हुआ है। उसमें ये बोला गया था कि अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की वजह से अगर किसी स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से किसी स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कंपनसेट करेगी। तो कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस लगाया गया लग्जरी आइटम के ऊपर। अब आप लग्जरी आइटम में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कार हो गई, मोटर कार, और डीमेरिट गुड जैसे पान मसाला, तम्बाकू, रेड टेप वाटर, ये सब, इनके ऊपर क्या लगता है, कंपनसेशन सेस लगता है इन एडिशन टू जीएसटी। तो ये इन कंपनसेशन से जो रिकवर कर रही है गवर्नमेंट, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जिस स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको इससे कंपनसेट करेगी। ये स्टार्टिंग के लिए 5 साल के लिए था, अप टू 30 जून 2022, लेकिन इसको फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए।
ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी किसके ऊपर लगता है हमारा? गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके ओके सर। जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट alcoholic liquor for human consumption and petroleum crude diesel petrol एटीएफ एंड नेचुरल गैस। तो जो हमारा जीएसटी है ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर ये नहीं लगता है। कौन कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट? पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, या फिर इसको बोलते हैं हम हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। तो क्या चीज़ें होती है सर? पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड का नाम सुना है, जिससे हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, उसको बोलते हैं क्रूड। क्रूड हमारा धरती के अंदर से निकालते हैं हम लोग, धरती के अंदर से निकालते हैं। तो इंडिया में जितना भी रिफाइन होता है, ठीक है, क्रूड रिफाइन होता है, उसका 70 से 75% हम इंडिया से बाहर से मंगाते हैं, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होता है। बाकी 20-25% डोमेस्टिकली हम क्रूड निकालते हैं। ठीक है। जो हमारा बाकी का प्रोडक्ट है, जैसे हाई स्पीड डीजल, ये क्या है आपका? जो डीजल, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डीजल। मोटर स्पिरिट, इसको हम बोलते हैं पेट्रोल। ठीक है। तो ये बनता कैसे है? क्रूड को लेते हैं, क्रूड में कुछ केमिकल मिला के उसको रिफाइनरी में एक टेम्परेचर पे रिफाइन करते हैं। तो उससे क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ। एटीएफ क्या होता है सर? जो एरोप्लेन में फ्यूल यूज होता है उसको बोलते हैं हम एटीएफ। ये इतना प्योर होता है, आप जो एरोप्लेन का इंजन होता है उसमें अगर मान लीजिए एक बूंद भी पानी चला गया, एक बूंद भी पानी चला गया तो एरोप्लेन गिर जाएगा। तो आपने देखा होगा जब एरोप्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है उससे पहले उसकी अच्छे से चेकिंग होती है, सारी डेंसिटी वगैरह सब कुछ देखते हैं कि फ्यूल का सब ठीक है नहीं है। इसका क्राइटेरिया होता है उसका भी। ठीक है। अगर फ्यूल में कुछ भी मिलावट हुई तो प्लेन हमारा गिर जाएगा। तो वो सब चेक होता है। फिर नेचुरल गैस, तो इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के केस में, एंड एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक लिकर जो शराब होती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इन गुड्स के ऊपर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी गुड्स हैं और सर्विसेज हैं सब पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। कौन कौन से चीज़ें छोड़ रखी हैं? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर है उसको, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मेरे साथ बोलिए कौन कौन से? क्रूड, एचएसडी मतलब हाई स्पीड डीजल, एमएस मतलब मोटर स्पिरिट पेट्रोल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और नेचुरल गैस। इन पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये जीएसटी से बाहर हैं अभी भी। ओके ओके सर।
अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द लिम ऑफ जीएसटी, जीएसटी से बाहर है। तो सर इसके ऊपर क्या लगता है? इसके ऊपर हमारा स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है अभी भी, और सीएसटी और वैट लगता है। अल्कोहलिक लिकर से स्टेट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए अभी तक ये जीएसटी के अंदर राजी नहीं हुए स्टेट्स की जीएसटी के अंदर लेके आए। उससे क्या होगा, जीएसटी के अंदर आएगा तो शेयरिंग करनी पड़ेगी सेंटर के साथ। तो इसके ऊपर अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और सेल परचेज जब होगा तो सीएसटी और वैट लगेगा। ओके ओके सर। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, इनके केस में अगर ये मैन्युफैक्चरर होंगे तो इन पे लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और सेल परचेज पे क्या लगेगा? सीएसटी और वैट लगेगा। अगर इंट्रा है तो वैट लगेगा, और इंटर स्टेट है तो सीएसटी लगता है। ओके ओके सर। फिर आता है हमारा तंबाकू। तंबाकू हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। उसके बाद ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक्स, जैसे कि आपका अफीम हो गया, चरस, गांजा, और भी जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनके केस में जीएसटी लगता है एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दोनों चीज़ें लग के चलती हैं। ओके ओके सर। फिर आता है हमारा रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट के ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता है, इसको अभी बाहर रखा गया हुआ है। अगर हम कोई फ्लैट परचेज करते हैं या कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता है, प्रोवाइडेड उसकी भी कंडीशन है, वो जब आएगा तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट दे रखे हैं जहाँ पे कुछ अलग है बाकी प्रोडक्ट्स के। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर क्या लगता है अभी? सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड सीएसटी एंड वैट। सीएसटी कब लगेगा? अगर इंटर है कि इंट्रा है? सर इंटर स्टेट सेल परचेज के केस में सीएसटी लगेगा, और विथ इन स्टेट है तो वैट लगेगा। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस के केस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे, और सेल और परचेज अगर इंटर है तो सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल टैक्स, और इंट्रा विथ इन स्टेट है तो वैट लग के चलेगा। तंबाकू के ऊपर सर जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इनके ऊपर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी, दोनों चीज़ें लग के चलेंगी। फिर रियल एस्टेट को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो जीएसटी रियल एस्टेट सेक्टर पे नहीं लगता है, बट उसकी कंडीशंस हैं, अभी जब उसका रिलेवेंट चैप्टर आएगा तो वहाँ डिस्कस करके चलेंगे। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। टैक्सेस सब समड इन जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस जो कि जीएसटी के अंदर समा गए, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो जीएसटी के अंदर समा गए? इसमें दो अलग अलग टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। जो सेंट्रल टैक्स है वो सेंटर के अंदर आते थे, स्टेट टैक्स जो स्टेट्स थे उनके अंदर आता था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। सर्विस टैक्स, सर्विस के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी अंदर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, ये भी एक्साइज ड्यूटी लगता था। सीवीडीटी, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, इसको हम बोलते थे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसमें क्या होता था, मान लीजिए कोई इंडिया में प्रोडक्ट बना रहा है, जिसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है? हाँ सर, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई, मान लीजिए 20%, कितना हो गया? 20 रुपया। फिर उसके ऊपर वैट लग गया, कितना हो गया? 10% वैट लगा लीजिए, कितना हो गया? 132 रुपये। यही इंडिया से बाहर से जब हम इंपोर्ट कर रहे थे इसको, तो प्राइस था उसका 100 रुपया,
इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसके ऊपर, मान लीजिए मान लीजिए 10 रुपया, ठीक है, 110 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा था ये। अब एज अ कस्टमर मान लीजिए मेरे पास चॉइस है, एक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट 110 का मिल रहा है, 132 का मिल रहा है, कौन सा लूंगा मैं? सर 110 का लेंगे। तो इससे क्या हो रहा था, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहे थे उनको नुकसान हो रहा था, कह रहे थे हम सामान बना रहे हैं इंडिया में और लोग ये इतना सारा टैक्स लगा रखा है, हम क्या करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको टैकल करने के लिए सीवीडीटी लेके आए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, देखा कि कितना टैक्स इसको पार्टी दोनों को बराबर लाने के लिए और कितना टैक्स ऐड करें कि ये दोनों बराबर आ जाए। तो सर 22 रुपये और ऐड करना था हमें, तो 22 रुपये और ऐड कर दिए सीवीटीटी के नाम पे, तो इसको पारिटी पे ले आए। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं, ठीक है, वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो इंपोर्ट की वजह से। तो इसको बचाने के लिए, दोनों को पारिटी पे लाने के लिए सीवीटीटी गवर्नमेंट इंपोर्ट पे लगाती है। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट होता था, एक वैट के अगेंस्ट होता था। ओके, ओके सर। अब जीएसटी के अगेंस्ट होता है। उसके बाद सेंट्रल सेल टैक्स, अगर इंटर स्टेट सेल परचेज होता है गुड्स का, तो उस केस में सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, और उसका कलेक्शन राइट उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस सो इन फार रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके अलावा जो सेंट्रल से रिलेटेड कोई और टैक्सेस हों वो सब आ जाते थे। फिर स्टेट के अंदर इंटरटेनमेंट टैक्स आता था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले इंटरटेनमेंट टैक्सेस को छोड़ के। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग आता था आपका। एंट्री टैक्स आता था। एंट्री टैक्स क्या होता था, पहले क्या होता था कि एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे एक टैक्स लगता था आपका, ठीक है, उसको हम एंट्री टैक्स बोल देते हैं। एंट्री टैक्स मतलब कहीं एंटर करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, तो वो था आपका। फिर वैट, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारे स्टेट टैक्सेस जो कि जीएसटी के अंदर समा गए, मर्ज हो गए। ओके, ओके सर। बेनिफिट ऑफ जीएसटी, अब जीएसटी आ तो गया, अब इससे फ़ायदा क्या था, फ़ायदा क्या हुआ? तो इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जैसे कि अब क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी के आने की वजह से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड स्टार्ट हो गया। पहले इतने सारे बैरियर थे, चेकिंग अलग थी, प्रोसीजर अलग थे, वो सब खत्म हो गया। अब आप आराम से बिना किसी टेंशन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर सकते हो आप। ओके, तो इसने क्या किया, एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर दिया। जीएसटी एम टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विथ अ कॉमन tax rate and procedure and remove economic barrier, thereby paving the way of integrated economy at a national level, national level पे भी एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इसने बूस्ट किया। जीएसटी हैज गिवन अ मेजर boost to make in India initiative of a government of India by making goods and services produce India competitive in a national as well international market। जब आपको क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो रहा है, तो उससे क्या हो गया, हमारा गुड्स कॉम्पिटिटिव बनेगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जीएसटी ने बूस्ट दिया। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कैसे सर? अब प्रोसीजर कम हो गए, क्रेडिट मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कम लग रही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ये। The subsuming of major central and state taxes in GST, complete and comprehensive set of input tax on goods and services or phasing out of central sale tax was reduced the cost of locally manufactured goods and services। अब कॉस्ट कम होगा तो लोग ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट करेंगे,
और फिर देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इससे। ओके। ओके सर। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी जो बोला गया है कि बहुत ही सिंपल टैक्स है और इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी दे रखी हैं, प्लस कॉम्पोजिशन लेवी है, बहुत सारे बेनिफिट दे रखे हैं। सिंपलर टैक्स रिजीम विथ अ फीवर एग्जाम्पशन अलोंग विद द रिडक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। पहले आपको एक्साइज पढ़ना पड़ता था अलग, सर्विस टैक्स अलग, वैट अलग, उसके लिए अलग अलग चक्कर काटते रहो। आप बिजनेस करोगे कि यही सब देखते रहोगे, तो सब कुछ एक जगह कर दिया, सब कुछ एक जगह कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो प्रोसीजर थे आराम से आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो। सिंपल कर दिया यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। ओके। ओके सर। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? अब हमें पता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट, मुझे हर चीज़ के लिए यहीं जाना है। पहले एक्साइज के लिए अलग डिपार्टमेंट जाओ, सर्विस टैक्स के लिए अलग जाओ, वैट के लिए अलग जाओ, तो इंसान इसी में ही घूमता रहता था। तो अब क्या है, कॉमन प्रोसीजर कर दिया है, कॉमन टैक्स अथॉरिटी कर दिया है। तो उससे क्या है, एसएससी को फ़ायदा हुआ है। कॉमन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर, रिफंड, यूनिफॉर्म फॉर्मेट, कॉमन टैक्स बेस, कॉमन सिस्टम, सब कुछ कॉमन कर दिया है। ओके। ओके सर। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सेम कर दिया है। इजी टैक्स कंप्लायंस, ऑटोमेटेड प्रोसीजर विथ अ ग्रेटर यूज ऑफ आईटी। जो जीएसटी का पोर्टल है उसमें आपके सारे ऑटोमेटेड प्रोसीजर हैं, उसमें ऑटोमेटेड प्रोसीजर हैं। जीएसटी पोर्टल के अलावा ई वे बिल पोर्टल है, ई इनवॉइस पोर्टल है। आप मतलब बहुत ही सिंपल है, जैसे हम फेसबुक चलाते हैं ना, वैसे ही इनको भी आप आराम से चला सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। GST is largely technically driven. The interface of the taxpayer with a tax authority is through the common portal, GSTN. There are simplified and automated procedure for various processes such as a registration, return, refund, tax payment, all processes like applying of registration, filing of return, payment of taxes, filing of return, refund claim, etc. online through GSTN. प्लस ये क्या करते हैं, पीपीटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो पीपीटी डाउनलोड करके आराम से आप खुद भी देख के कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इन्होंने क्लेरिफिकेशन, पीपीटी बहुत ज़्यादा इन्होंने अपलोड कर रखी है, आप आराम से देख के खुद भी कर सकते हो। ईजियर टैक्स कंप्लायंस, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, प्रोसीजर, रेट्स ऑफ टैक्सेस हैज़ मेड कंप्लायंस ईजियर एंड सिंपल। जब सब कुछ एक कर दिया तो उससे क्या हुआ, टैक्स रेट एक हो गए, टैक्स प्रोसीजर एक हो गए, टैक्स लॉ एक हो गए, और सब कुछ कॉमन पोर्टल के थ्रू हो रहा है। तो जीएसटी के अंदर हमारे जो जनरली रेट हैं, एक आपका 0% है, फिर 5% आता है, 12% आता है, फिर 18 आता है एंड 28% आता है। ठीक है। तो सी जी एस टी मतलब क्या हो गया, ये है आपका ग्रॉस। सी जी एस टी क्या हो गया आपका, सी जी एस टी एच जी एस टी हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब 2.5%, 6%, 6%, 9%, 9% और 14% 14%। ओके। ओके सर। तो इसने क्या और हेल्प करी है, जो टैक्स कंप्लायंस है वो आसान कर दी। पहले मल्टीपल टैक्स कंप्लायंसेस करना पड़ता था, एक्साइज का अलग, सर्विस टैक्स का अलग, वैट का अलग। अब सबका एक से ही काम चल जाता है हमारा। ओके। ओके सर। एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्री को इससे क्या फ़ायदा हुआ, बेनिफिट टू इंडस्ट्री, एवरेज टैक्स बर्डन कम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गया आपका। तो उससे क्या हुआ, सेल प्राइस कम हो गया आपका। उससे क्या हुआ,
सेल की बिक्री बढ़ गई, तो सबको ही फ़ायदा हुआ इससे। कंज्यूमर को कम सस्ते पे मिल रहा है, अब प्राइस कम हो रहा है, तो सेल भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो सबको ही फ़ायदा हुआ इससे। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो गया, पहले कैस्केडिंग इफेक्ट था, वो सब कम हो गया। प्रोसीजर बहुत थे, वो कम हो गए। मल्टीपल टैक्सेस थे, वो कम हो गए। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर, जो स्मॉल ट्रेडर हैं उनके लिए इसमें बेनिफिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा रखी है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी है, उससे कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके सर। तो 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट तो हो गया था, बट जो इसका आईटी स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, आईटी स्ट्रक्चर था, पूरा फंक्शनल नहीं था उस टाइम पे। जब जब उस टाइम पे क्या क्या इशू आए थे जो हम अभी पढ़ेंगे। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होते थे हमारे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होते थे। क्रेडिट नोट को नेगेटिव में लेना चाहिए था पोर्टल में, बट ये इसको पॉजिटिव में ले लेता था उस टाइम पे। प्लस जीएसटीएन में बहुत सारी दिक्कतें आई थी उस टाइम पे। अब उन दिक्कतों का क्या है, नोटिसेज अब आ रहे हैं। ठीक है, अब नोटिसेज इशू हो रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज टैक्स लगा देगी टैक्स अथॉरिटी। तो उस टाइम पे जब जीएसटी आया था हमारा, उस टाइम पे जो हमारा उस टाइम का आईटी जीएसटी पोर्टल का था, फुल्ली फंक्शन नहीं था, बहुत दिक्कतें आई थी उस टाइम पे जब इम्प्लीमेंट हुआ था। बट धीरे धीरे अब काफ़ी स्मूथ हो गया है, टाइम के साथ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया ये। ओके, ओके सर। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर यहाँ अब तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि आखिर क्यों क्यों जीएसटी में चेंज करने से पहले, जीएसटी लाने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा, आखिर ऐसा क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जानेंगे हम अगली क्लास में। ओके, ओके सर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।